अभी आप प्रदेश में देखिए, कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में कैद थे, जो कोई रोजगार भी उनके चौपट हो गए थे, कोई आमदनी का साधन नहीं था और ऐसे में खर्चे बदस्तूर थे, महंगाई बहुत चरम पर थी। आप देखिए, ऐसे में जब जनता को बहुत राहत देनी थी सरकार को, वो राहत नहीं मिली, जबकि रोजगार धंधे बंद थे और बेतहाशा महंगाई बढ़ी। आपने भी देखा होगा कोरोना काल में। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसके माध्यम से हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा के माध्यम से जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना हमारा काम। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को उजागर करना। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनावी सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने दावेदारों को जो है ज़मीन पर उतारना शुरू कर दिया है। उसी बीच एक और खास शख्सियत हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं सिवाल खास विधानसभा से कुलदीप त्यागी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव को लेकर कितनी तैयारियां? कुलदीप त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो बधाई हो कि आम आदमी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और इस बार मौका आपको इस महापर्व में शामिल होने का दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपसे समझना चाहेंगे, सीधे हम बात करते हैं अभी सिवाल खास की, जो कि बहुत बहुचर्चित इस वक्त जो है मेरठ जिले की सीट है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और सरकार के कौन कौन से काम ऐसे जिससे आपको लगता है कि जनता अभी संतुष्ट नहीं है और अगर आपको मौका मिलता है तो आप उन कामों को दुरुस्त करेंगे? देखिए, ये कोरोना का समय चल रहा है जी। ऐसे में चुनाव हो रहे हैं जी। जो मेरे हिसाब से अभी चुनाव होना उचित तो था नहीं, लेकिन जैसा भी सरकार का निर्णय है उसके आधार पर हमने भी निर्णय लिया है। हमारी पार्टी ने, माननीय केजरीवाल जी ने हमें दायित्व दिया है कि भाई सिवाल खास विधानसभा जो है, यहाँ से हम प्रत्याशी हैं, उन्होंने हम पर भरोसा जताया है, हम यहाँ पे लड़ेंगे। और आप जो पूछ रहे हैं मुद्दे, देखिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। अभी आप प्रदेश में देखिए, कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में कैद थे, जो कोई रोजगार भी उनके चौपट हो गए थे, कोई आमदनी का साधन नहीं था और ऐसे में खर्चे बदस्तूर थे, महंगाई बहुत चरम पर थी। आप देखिए, ऐसे में जब जनता को बहुत राहत देनी थी सरकार को, वो राहत नहीं मिली, जबकि रोजगार धंधे बंद थे और बेतहाशा महंगाई बढ़ी। आपने भी देखा होगा कोरोना काल में कितने ज़्यादा चालान महंगे हुए, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ चले गए। और सबसे बड़ा मैं जो विषय शिक्षा का एक ऐसा रखूँगा, कोरोना काल में 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए, लेकिन उसके बाद सरकार ने निजी स्कूलों की कितनी महंगी फ़ीस होती है, उसके बाद भी सरकार ने उस फीस को गार्जियंस को लेने को इन स्कूलों को अथॉरिटी दी। अब आप देखिए, जब 2 साल से स्कूल बंद थे, उसके बावजूद इतनी महंगी फ़ीस गार्जियंस कहाँ से देते? उन्होंने पता नहीं क्या क्या गिरवी रखा है, अपनी संपत्तियाँ गिरवी रखी, अपनी चीज़ें गिरवी रखी हैं, जब 2 साल में शिक्षा की फ़ीस वो दे पाएँ। जब बच्चे गए नहीं 2 साल स्कूल, तो फीस देने का कोई उचित नहीं था और सरकार को उस पर नियंत्रण करना था, सरकार ने नियंत्रण नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे हम रखेंगे। और शिक्षा में गुणवत्ता बहुत गिर रही है देश में, खास तौर से जो देहात क्षेत्र, जैसे आप सिवाल खास क्षेत्र ही लीजिए, वहाँ के जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें गुणवत्ता बिल्कुल नहीं मिलती। स्वास्थ्य में कोई गुणवत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। और मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप देखिए काली नदी यहाँ बहती है, कैंसर से लोग जो हैं यहाँ मारे जा रहे हैं, सरकार का यहाँ कोई ध्यान नहीं है और महंगाई से त्रस्त है ही। मैंने पहले भी कहा था, स्वास्थ्य, भोजन की कोई यहाँ पर कोई पैमाना नहीं है हमारे देश में। लोग बीमार होते हैं, जो कुछ कमाई होती है अपनी सारी ज़मीन वमीन सब गिरवी रख के अपना इलाज करा रहे होते हैं, क्योंकि सरकार के इस तरह के दिशा निर्देश नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है जो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें और लोग बीमार ना हो। बहुत सारे मुद्दे, किसानों के मुद्दे लीजिए आप। किसान, अभी आपने देखा था 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला, लेकिन सरकार ने उनकी पहले नहीं सुनी, बाद में सुनी 1 साल बाद। लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण ये आंदोलन इतना लंबा क्यों चला? किसान जो आज़ादी के बाद देश के लिए जब जब ज़रूरत पड़ी, हाड़ तोड़ मेहनत कर, खेतों में पसीना बहाकर इस देश को अन्न, फल, दूध, दही, कपड़े सब कुछ देता रहा, और उसके बावजूद किसान को मिला क्या उसके बदले में? देश की आज़ादी के बाद इस हिंदुस्तान में किसानों ने निरंतर आत्महत्याएं क्यों की? इसलिए की क्योंकि आर्थिक रूप से वो इतना पिछड़ गया था। वो अपने बच्चों की फीस जब नहीं दे पाता, वो अपनी पत्नी के लिए जब खर्चा नहीं चला पाता, तो ऐसी स्थितियों में वो किसान आत्महत्या करने लगा और सरकार ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कितना बड़ा मुद्दा किसानों का आर्थिक रूप से, व्यापारी भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं।
बिल्कुल कुलदीप त्यागी जी, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना है और जितने भी मुद्दे आपने उठाए हैं इस वक्त वो वाकई में जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो व्यापार वर्ग की बात हो, कोरोना काल में बहुत समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे व्यापारियों से भी आईपा ने बात की है, और उसके अलावा शिक्षा जो कि जिस पर आम आदमी पार्टी हमेशा फोकस करती है, दिल्ली का जो मॉडल है उसको जो है आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से देखती है। फिर आपने किसानों की बात की, इतना बड़ा आंदोलन चला, हालांकि जो किसानों की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सिवाल खास में जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाराज़गी इस बात से जता रहे हैं कि सड़कों में जो है गड्ढे हैं, काम नहीं हुए, है ना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सरकार से नाराज़गी है। और आपको क्या लगता है कि जो सरकार है किन किन चीज़ों में पीछे रह गई, और आपको ये लगता है कि आपको मौका मिलता है तो सबसे पहले आप उन कामों को पूर्ण करवाएंगे जनता के लिए? आप क्या देखते हैं मुख्य चीज़ें? देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, ख़ास तौर से आपने सिवाल खास विधानसभा का जिक्र किया है जहां से मैं प्रत्याशी हूं। एक मेरठ की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट सिवाल खास सीट है। और आपने तो खुद ही बोल दिया मेरे प्रश्न का, मुझसे आप पूछ रहे हैं, आपने बहुत अच्छा जवाब भी दे दिया कि भाई वहाँ सड़कों में गड्ढे हैं। इसका मतलब आपको भी सिवाल खास क्षेत्र की जानकारी आपको है। ये हमने लोगों से वहाँ बातचीत की तो उनकी ये शिकायत थी। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ। देखिए, इस देश में जो आपने बात रखी सड़कों में गड्ढे, यानी सड़क है और उसमें गड्ढे, सड़क बनाई गई है लेकिन उसमें गड्ढे, सड़क तो बनी है, सड़क तो सिवाल खास में वो जो गड्ढे होते हैं सड़कों में, ख़ास तौर से देहात की सड़कों में, वो भ्रष्टाचार के गड्ढे होते हैं। अगर गुणवत्ता से बिना भ्रष्टाचार के कोई काम किया जाए, चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वो पंचायती विभाग हो, तो एक गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहेगी। और ये जो 2-3 साल के अंदर गड्ढे हो जाते हैं, देश को दीमक की तरफ ये जो भ्रष्टाचार खा रहा है, ये जो गड्ढे हो जाते हैं वो इसीलिए हो जाते हैं, उसमें मोटी कमीशनखोरी चलती। मुझे अगर मौका मिला, अगर सिवाल खास क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना प्यार दिया, तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा जो विकास की, जो गंगा बहाई जाती, जो सड़कें बनती हूँ बिना कमीशन के बने और पूरी गुणवत्ता के साथ वो सड़कें बने, खासतौर से देहात की, जो लंबे समय तक वो सड़कें चलें। ये मेरा ध्यान रहेगा, खासतौर से सड़कों के बारे में जो आपने कहा है। कुलदीप जी, देखिए एक मुख्य बात तो आपने बता दी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जब भी सरकार आती है तो वो अपना एक मैनिफेस्टो रेडी करती है। मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की बात कहें या जनता के लिए काम पूरे करने की बात कहें। और ऐसे ही जब हम बात करते हैं ज़िले की विधानसभाओं की, तो जो प्रत्याशी होते हैं उनका भी एक मैनिफेस्टो होता है, यानी कि वो भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो जनता के लिए वो करना चाहते हैं, तो वो एक पेपर वर्क करते हैं। अगर आपकी बात करें, आपने किन ऐसे मुद्दों को प्राथमिकता में रखा है? जो है सिवाल खास से लड़ रहे हैं आप वहाँ की जनता के लिए। देखिए, आपने व्यक्तिगत एक तरह से प्रत्याशी मैं हूँ एक सिवाल खास विधानसभा का, तो मैं ईश्वर से कामना करूँगा, प्रभु से, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु से कामना करूँगा, सिवाल खास की विधानसभा के लिए अगर निर्वाचित मुझे किया जाता है, वहाँ से मुझे दायित्व मिलता है आगे काम करने का विधानसभा की तरफ से, तो सबसे पहले मैं वहाँ की सिवाल खास की धरती माता को नमन कर ये कोशिश करूंगा कि जो कर्तव्य एक विधायक का कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य पे मैं खरा उतरूं। जो दायित्व, जो काम मुझे सौंपे जाएंगे सरकार की तरफ से और जनता की तरफ से, उन पे मैं खरा उतरूं, यानी कर्तव्य पालन की मैं कोशिश करूंगा। मैं घोषणा तो बहुत बड़ी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि करने के बाद ही पता लगेगा मैं क्या कर सकता हूं। तो जो दायित्व मुझे मिलेंगे मैं उन्हें अच्छे क्षमता से करूँगा। जी 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 ये कहना है कि अगर आप जनता के बीच में गए, उनसे बातचीत की आपने? हाँ बिल्कुल, जनता के बीच में हम जाते रहते हैं, हम पुराने आंदोलन करते रहते हैं। क्या मांगे हैं, क्या समस्या, उनको आपने समझा? बिल्कुल। तो वही मेरा सवाल है आपसे कि उसमें कौन से काम होंगे आपको लगता है कि अगर आपको पद मिल जाता है, यानी कि अगर आप जीत जाते हैं, तो मैं सबसे पहले इन कामों को पूरा करूँगा? देखिए, सबसे पहले मैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो गरीबों को, क्षेत्र की जनता को, किसानों को मिलता है, जो उसमें भ्रष्टाचार रहता है, उन्हें नहीं मिल पाता, कोशिश करूंगा कि सिवाल खास विधानसभा में सरकारी योजनाओं का 100% लाभ बिना भ्रष्टाचार के, जैसे आप देखिए अब सरकार दे रही है, अन्न वगैरह दे रही है, लेकिन लोगों को पहले हाँ मुफ्त राशन पूरा मिल नहीं पाता, उसकी कोशिश करूंगा। बिजली की कोशिश करूंगा, सिवाल विधानसभा में जो बिजली है ज़्यादा से ज़्यादा आए। आप क्या कह रहे हैं, अभी बिजली नहीं मिल रही है? नहीं, बिजली देखिए, किसानों को बिजली पहले से ही कम मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए किसानों को भी। किसान और शहर का नागरिक, क्या उनमें भेद होता है?
जब इस देश में सब समान है तो समानता से बिजली क्यों नहीं मिलती देहात में? आज भी देखिए, जितनी शहर में बिजली है उतनी गांव में नहीं है। पूरी बिजली मिलनी चाहिए। शहर में जो सड़कें, ऐसी सड़कें गांव में नहीं होती। आप देखो, मैं चाहूँगा सिवाल खास विधानसभा में वो सब सुविधाएं उन्हें क्षेत्र की जनता को मिले जो शहर के लोगों को मिलती हैं। और सुनो, मैं व्यक्तिगत भी एक बात कहना चाहूँगा। आपने ऐसा क्वेश्चन छोड़ दिया, मेरे दिल को छुआ है आपने। हो रहे हैं आप? हाँ। मैं ये कोशिश करूँगा कि ये जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, देखिए देश की आज़ादी के बाद ये जो बनाए जाते हैं इन्हें माननीय लिखा जाता है। लेकिन आप देखिए IAS अधिकारी जो IPS अधिकारी जो होते हैं उन्हें माननीय तो नहीं लिखा जाता, जबकि वो एक तरह से सत्ता का सारा काम चलाते हैं। उन्हें सरकारी नौकर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी तनख्वाह, सरकारी वेतन लेकर काम करते हैं। अब आप मुझे बताइए, एक विधायक 1,95,000 के लगभग उसे समथिंग प्रतिमा बात पे आ रही थी। वो हाँ, तो सरकार विधायकों को भी देती है। हाँ। देती है ना? जब उन्हें 1,95,000 रुपये महीना मिल रहा है तो वो सरकारी नौकर विधायक क्यों नहीं है? मैं आपसे, आप समझे? तो गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए विधायक या सांसद। वो माननीय कैसे हैं? माननीय वो हो सकता है कोई आंदोलनकारी हो, कोई समाज सेवी हो, कोई किसान नेता हो, जो बिना धन लिए, बिना तनख्वाह लिए, बिना वेतन लिए, क्योंकि वेतन कहाँ से आता है? ये जनता के टैक्स है, जनता की कमाई से, गाड़ी जो जनता मेहनत करती है उससे टैक्स के द्वारा ये वेतन आता है। जो ये विधायक भारी वेतन लेते हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। जब आप माननीय हो तो आप बिना वेतन काम करो। जो सरकारी धन यदि मुझे दायित्व मिलता है मैं उसे जनता को वापस लौटाऊंगा। मैं व्यक्तिगत घोषणा करता हूं आपके चैनल पर। आने वाली थी इसी बात पे कि अभी आप भी विधायक की दावेदारी भर रहे हैं। आप विधायक बनते हैं तो क्या आप चाहते हैं? आपको माननीय ना बुलाया जाए? नहीं, बिल्कुल। सरकार का वेतन नहीं लेंगे? नहीं, मैं वेतन लूंगा सरकार का, क्योंकि सरकार का वेतन लेने से काम नहीं चलेगा। सरकार का वेतन लूंगा और वो वेतन जनता को लौटाऊंगा। मैं सिवाल खास विधानसभा से एक नई क्रांति की शुरुआत करूंगा इस देश के लिए। उनका वेतन मैं जनता को वापस लौटाऊंगा। वो मेरा तरीका होगा। मैं आगे देखता हूं किस तरह वो करूंगा मैं सेवा अपनी जनता की। जी। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर ज़रूर आप आश्वस्त हैं, जिस तरह से आप अपनी आवाज़ से दम भर रहे हैं और कई सारे दावे भी आप कर रहे हैं। कुलदीप त्यागी जी, ज़रा एक बात मुझे बताएं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो देखिए अच्छी पकड़ है आम आदमी पार्टी की, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि आपके सामने बहुत पुरानी और बहुत बड़ी पार्टियाँ हैं। जैसे BJP है, कुनबा बहुत बड़ा है BJP का, और जो है कांग्रेस है, बहुत पुरानी पार्टी है। सपा अभी 10 का दम दिखा रही है। तो बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? देखिए, 35 साल हो गए चुनौतियों में ही हम रहे हैं, तो हमें तो अनुभव है चुनौती स्वीकार करने का। चुनौती स्वीकार करेंगे, हम काम करेंगे। और रही पार्टियों की बात, पार्टियां जो हैं राजनीतिक, ये गठजोड़ है, ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। विधायक स्वतंत्र होने चाहिए, सांसद स्वतंत्र होने चाहिए, लेकिन पार्टी एक तंत्र बना लिया राजशाही का। ये इसी तरह की विचारधारा के ही लोग क्यों रहें? अरे विभिन्नताओं का देश हमारा है, भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा देश विभिन्नताओं का है, तो विभिन्नताओं में एकता रहनी चाहिए। तो पार्टी बड़ी होंगी, हम तो किसी पार्टी को बड़ी मानते नहीं। जी। चलिए, तो हमारे साथ थे कुलदीप त्यागी जी, आम आदमी पार्टी से, सिवाल खास से प्रत्याशी, और बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से, बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने अपनी बात को रखा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या वाकई में जनता का प्यार इन्हें मिल पाता है, और अगर मिलता है तो जनता की समस्याओं को और जिनकी उम्मीदें हैं उनको कितना पूर्ण करते हैं, और जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा 10 तारीख को होगा साफ। चलिए, फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आईपा। नमस्कार।